हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेटे कंफर्मेशन दो। ठीक है, थैंक यू। जस्ट 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, क्या कहते हो? क्या अभी 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, हाफ स्ट्रेंथ भी नहीं हुई, तो जस्ट 2-3 मिनट्स उनका वेट कर लेते हैं, ठीक है?
जी बेटा अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। बेटे स्टिल बहुत स्ट्रेंथ कम है, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। आज वीक का फर्स्ट वर्किंग डे, इसलिए शायद थोड़ा सा स्टूडेंट्स लेट हो गए हैं। हमने बेटे स्टार्ट किया हुआ था करेक्शन ऑफ एरर में, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे हम लोग आपकी बुक से, पेज नंबर 331 पे। वहाँ आइए, उसकी 2 एडजस्टमेंट्स रखी हुई थी, वो डिस्कस करते हैं और फिर कुछ नई बातें शेयर करनी है आपसे। आफ्टर देन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल की तरफ। जी बेटा जी, इसमें देखो आपके पास एरर नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कहता है। जनाब बैड डेट्स का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उससे रेलिवेंट है ये पॉइंट्स। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 1,80,000 which is irrecoverable but has not been written off। तो जनाब बैड डेट्स हो गए हैं, अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया, बुक नहीं किया, रिसीवेबल में से माइनस नहीं किया, बैड डेट्स की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। तो बहुत इजी है, ओमिशन एरर है, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बेटे हम बैड डेट्स की एंट्री क्या पास करते हैं जनाब, कि बैड डेट हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, और लॉस और एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करते हैं जनाब, डेबिट करते हैं। बेटा वेट कीजिएगा। नहीं बाकी ठीक है, ओके, थैंक यू। जी बेटा जी, तो बेटे बैड डेट्स की एंट्री को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैड डेट्स की एंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना कैसे सीखा है कि जनाब हम बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो बैड डेट्स एक्चुअल में इंकर्ड हो चुके होते हैं उसके एंगेज में हम अपने रिसीवेबल को डिक्रीज कर देते हैं। सो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी है बेटे, हमारे पास अमाउंट है बैड डेट्स की जो कि रिकवरेबल हो गई 1,80,000। तो रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर देन इसके अलावा भी रिसीवेबल से रेलेवेंट कुछ वो एडजस्टमेंट बता रहा है, वो क्या है, फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96,000, रिकवरी हुई है 96,000 की अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ। बेटे बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके थे, आपको बैड डेट्स रिकवर हुए हैं। 2 डिफरेंट सिचुएशन में इसकी एंट्रीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि भाई अगर तो अमाउंट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी है और वो बाद में ऑनवर्ड ईयर्स में आपको रिकवर हो गई, आप क्या करोगे, कैश को डेबिट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर पहले से आपने इसको राइट ऑफ नहीं किया हुआ था, बल्कि इनकी प्रोविजन क्रिएट की हुई थी,
इसका मतलब है उस सिचुएशन में आपने अकाउंट रिसीवेबल को पहले से राइट ऑफ नहीं किया हुआ था, तो उसमें बैड डेट्स रिकवर करने की एंट्री आपने क्या पढ़ी हुई है कि कैश को डेबिट कीजिए और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कीजिए। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं जो 96,000 आपको रिकवर हुआ है अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ, ये रिसीवेबल ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके थे, तो इसकी बैड डेट्स रिकवर की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पैसे आपको आ रहे हैं, कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था और बैड डेट्स के अकाउंट को रिकवर्ड अमाउंट के लिए क्रेडिट होना चाहिए था। और अमाउंट है बेटा जी 96,000, ये बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है। लेकिन हमने मिस्टेकनली, हमसे क्या हुआ, आपने क्या किया, बैड डेट्स रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू रिसीवेबल, आपसे मिस्टेक क्या हुई, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करने की बजाय आपने रॉन्गली रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। भाई रिसीवेबल को तो हम तब क्रेडिट करते हैं अगर ऐसी अमाउंट रिकवर हो जो कि पहले डाउटफुल थी, जिसके लिए प्रोविजन क्रिएट हुआ था, ना कि वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके थे, बैड डेट्स हो चुके थे। तो हमें रिसीवेबल को तो बिल्कुल क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, हमने रॉन्गली रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट को, उसको क्रेडिट नहीं किया। तो सो क्या करना चाहिए, आपके माइंड में फॉरन से सोल्यूशन आ गया होगा कि भाई अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं होना चाहिए, रॉन्गली क्रेडिट है। उस रॉन्ग क्रेडिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल को सबसे पहले डेबिट करोगे 96,000 से, और जिसको क्रेडिट होना चाहिए बैड डेट्स रिकवर्ड को, उसको आप बेटा जी क्रेडिट कर दो 96,000 से। तो आपकी इसमें दो रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनेंगी, एक 1,80,000 के साथ आपकी एंट्री होगी, बैड डेट एक्सपेंस आपके डेबिट हो जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरा, आपने रॉन्गली जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करने की बजाय आपने रिसीवेबल को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। अब जो रॉन्गली क्रेडिट है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप डेबिट कर दोगे, और जिसको एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट कर। अब बेटे अगर आपको याद हो, मैंने इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर 1 में एक बात कही थी कि जनाब जब भी ऐसी मिस्टेक हो जो फिक्स एसेट से रिलेट कर रही हो, नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रही, कोई अमाउंट है नॉन करंट एसेट में रॉन्गली इंक्लूड हो गई, कोई नॉन करंट एसेट की अमाउंट थी नॉन करंट एसेट में इंक्लूड नहीं कर सके, कहीं और चली, ऐसी सिचुएशन में हम नॉन करंट एसेट के अकाउंट को भी करेक्ट करते हैं, उससे रेलेवेंट डेप्रिसिएशन को भी करेक्ट किया जाता है। सेम ऐसे ही बेटे अकाउंट रिसीवेबल में अगर मिस्टेक होगी, अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग आएगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग आएगा देन डेफिनेटली उस क्लोजिंग बैलेंस पे जो आपने प्रोविजन कैलकुलेट की होगी वो भी रॉन्ग होगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसे मिस्टेक्स में वो प्रोविजन का आपको परसेंटेज अगर दे रहा हो जिस तरह यहाँ पे दे रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे कहना चाह रहा है कि प्रोविजन की अमाउंट को भी साथ ही करेक्ट कर लीजिए। अब प्रोविजन की अमाउंट को कैसे करेक्ट करना है, देखो जिस तरह डेप्रिसिएशन को काउंट फॉर किया था कि बेटे अगर ज्यादा अमाउंट नॉन करंट एसेट में इंक्लूड हो गई थी तो इसका मतलब आपने ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया होगा, तो नॉन करंट एसेट की अमाउंट को भी हम कम करते हैं और डेप्रिसिएशन को भी कम करते हैं। सेम इज हियर, आपने क्या किया जनाब, अकाउंट रिसीवेबल को 1,80,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं किया। 1,80,000 से अगर हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते तो अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस बिकॉज ऑफ बैड डेट्स कम होता, नहीं हो सका। इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ 1,80,000 आपके अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है। अगर ये रिकॉर्ड करती तो अकाउंट रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे 1,80,000 आता, तो उससे रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कम होता, जिससे अल्टीमेटली प्रोविजन का बैलेंस भी कम हो जाता। दूसरी हमने मिस्टेक क्या की, 96,000 से रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल के बैलेंस को कम कर दिया, जबकि कम नहीं होना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इन अमाउंट्स को नेट ऑफ कर देना है कि जनाब आफ्टर करेक्शन हो क्या रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 1,80,000 से कम हो रहा है और 96,000 से इंक्रीज हो रहा है। नेट इफेक्ट क्या है जनाब हमारे पास, इस करेक्शन के बाद होगा क्या, रिसीवेबल
आपका एसेट है, एसेट के क्रेडिट होने का मतलब ये है कि एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, तो करेक्शन के बाद डिक्रीज हो रहा है इन रिसीवेबल, 1,80,000 से आपके रिसीवेबल कम हो रहे हैं और कितने से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं 96,000 से। तो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, जो अमाउंट डिक्रीज हो रही हो उसके ब्रैकेट, और जब इंक्रीज हो रही हो तो उसे नॉर्मल पॉजिटिव अमाउंट को शो करते हैं। तो जनाब जब मैं करेक्शन कर लूंगी तो होगा क्या, 1,80,000 माइनस 96,000, तो 84,000 से अल्टीमेटली मेरे रिसीवेबल की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। अब रिसीवेबल का जब क्लोजिंग बैलेंस 84,000 से कम होगा तो डेफिनेटली बेटे प्रोविजन भी कम हो जाएगी, तो आपने प्रोविजन के बैलेंस को भी कम कर देना है। अब प्रोविजन डिक्रीज हो तो क्या करते हैं, प्रोविजन का नॉर्मल बैलेंस होता है बेटे क्रेडिट, और जिसका नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट हो उसको कम करना हो तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट कर देंगे, मतलब प्रोविजन की रिवर्सल एंट्री डाल। प्रोविजन इंक्रीज हो तो एंट्री आपने सीखी हुई है कि बैड डेट अकाउंट को डेबिट कीजिए, प्रोविजन को क्रेडिट कीजिए। तो अब क्योंकि रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, देन डेफिनेटली रिसीवेबल के डिक्रीज होने की वजह से प्रोविजन का बैलेंस भी डिक्रीज होगा, तो आपने उसकी रिवर्सल एंट्री डाल देनी है। आप क्या करोगे, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट और बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। जनाब 84,000 से रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोविजन भी कम होगी, और प्रोविजन हम कितने परसेंट लेते हैं, 5% कहता है लेते हैं रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस का। तो 84,000 का 5% मेरे पास आता है 4,200, तो ये एंट्री मेरी 4,200 से हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे क्या सीखा कि जब भी अकाउंट रिसीवेबल से रेलेवेंट मिस्टेक हो जाए वो अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस को इफेक्ट करती है, और जब क्लोजिंग बैलेंस इफेक्ट हो तो उसकी बेस पे जो हमने प्रोविजन क्रिएट करनी होती है वो भी इफेक्ट हो जाए। तो जब भी रिसीवेबल की रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है उसके साथ साथ आपने प्रोविजन को भी करेक्ट कर लेना है। अगर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो रहा है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, देन डेफिनेटली प्रोविजन का बैलेंस भी कम होगा, और अगर रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा होगा तो और ऑटोमेटिकली रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने की वजह से आपकी प्रोविजन का बैलेंस भी इंक्रीज होगा। तो नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट जब मिस्टेक आए डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को देख लेना है, और अकाउंट रिसीवेबल से रेलेवेंट जब बात करें तो बेटे आपने प्रोविजन को भी साथ में करेक्ट कर देना है। बट कब ये करेक्शन करेंगे उसके साथ कोरिलेट करेंगे जब क्वेश्चन में वो प्रोविजन की परसेंटेज दे रहा है। नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट मिस्टेक्स हैं तो डेप्रिसिएशन को कब करेक्ट करना है, जब डेप्रिसिएशन का रेट देगा। भाई अगर उसने डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, ट्रांजैक्शन में मिस्टेक बता दी, नॉन करंट एसेट से रेलेवेंट अकाउंट रिसीवेबल से रेलेवेंट मिस्टेक बता दी, प्रोविजन का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम प्रोविजन को डेप्रिसिएशन को करेक्ट नहीं करेंगे इन दोस क्वेश्चंस। तो जनाब अब ये हुआ, इस एग्जांपल में मैक्सिमम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो उसने दिया है, लेकिन इतना डिटेल्ड क्वेश्चन वो नहीं देता, एक ही क्वेश्चन में सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देता। आफ्टर देन बेटे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। लास्ट एरर हुआ है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या है, कहते हैं एक चेक है 1,92,000 का was received after a discount from a customer and discount rate was 4%। आपने एक कस्टमर से चेक लिया है जो कि एक 1,92,000 का है और इसमें से 4% डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका। 4% डिस्काउंट डिडक्ट हो जाने का मतलब है जो आपने अमाउंट रिसीव की है वो कितने परसेंट है, 96% है। देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, चेक रिसीव्ड 1,96,000, ठीक है, वो कहता है आफ्टर 4% डिस्काउंट, इसका मतलब है ये अमाउंट 4% डिस्काउंट के अगर बाद है तो इट मींस कि ये अमाउंट कितने परसेंट है, 96%। हमने कस्टमर से 100% लेना था, 96% रिसीव कर लिया, 4% डिस्काउंट दे दिया। 100% हमने लेना कितना था,
वो टोटल रिसीवेबल की अमाउंट पहले निकालते हैं, टोटल ग्रॉस रिसीवेबल के कस्टमर से टोटल लेना कितना था वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने अमाउंट ली है 1,96,000, ये जो आपने अमाउंट ली है ये कितने परसेंट है, इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दे 96%, और टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ जी मोहम्मद रेहान। मैम ये 1,92,000 है। अच्छा चलिए मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ, थैंक यू। अभी करेक्ट कर लेते हैं। 1 लाख, थैंक यू बेटा, 1,92,000 है, लेकिन ये क्लियर हुआ है कि ये 96% मैंने कैसे बनाया? यस मैम पता है, ये ठीक है, दिया भी हुआ 4% डिस्काउंट। ठीक है, 1,92,000 पे 4% डिस्काउंट है, इसकी मतलब इसकी परसेंटेज 96% है और 100% टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो लीजिए भाई, हमने अपने कस्टमर से 2 लाख लेने थे, 2 लाख के अंगेंस्ट में 196,000 हमने कैश रिसीव कर लिया और 4,000 का हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। जो कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं बेटे वो कौन सा डिस्काउंट होता है? अलाउड। और ये हमारा एक्सपेंस होता है और इसका बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। अच्छा अब देखो इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, पहले हम ये करते हैं एंट्री एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, उन्होंने रॉन्ग क्या कर दी, उसकी बेस पे रेक्टिफाइंग एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बेटे जब हम अपने कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं तो एक्चुअल में हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। चलें चेक की फॉर्म में आ रहा है, कैश की बजाय मैं बैंक को डेबिट कर देती हूँ। तो जनाब बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से? हामिद मैम ये 192,000 नहीं आएगा? 1,92,000 कैश में रिसीव किया और 8,000 नहीं हमने डिस्काउंट दिया। अच्छा मेरा ख्याल है मैंने कैलकुलेटर पे 196 ही टाइप किया हुआ था, अभी देख लेते हैं 192,000। हाँ ठीक है, वो मैंने यहाँ फिर से रॉन्गली 196 की अमाउंट लिख दी जी। डिस्काउंट जो होता है वो 8,000 का। हाँ आज मुझे लगता है एक दिन हामिद ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, आज नाश्ते का इफेक्ट मेरे पे आ गया। अच्छा 192,000 और 8,000, अब ठीक है जी मैम। चले अब देखो जनाब, हमने जो कैश रिसीव किया है थ्रू चेक वो 192,000 का था, बैंक बैलेंस मेरा 192,000 से बढ़ेगा, उसको मैंने डेबिट किया और डिस्काउंट को अलाउड मेरा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट होना चाहिए था 8,000 और कस्टमर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश रिसीव एंड डिस्काउंट, उसको क्रेडिट होना चाहिए था 2 लाख। बताइए एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी? जी मैम। कस्टमर से चेक रिसीव करे, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक को किया हमने डेबिट और हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया, ये हमारा एक्सपेंस है, इसे भी डेबिट होना चाहिए और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था। कस्टमर के लिए जो हम अकाउंट ओपन करते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल के नाम से है 200,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनसे मिस्टेक क्या हुई। मिस्टेक ये हुई कि जनाब अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम। अब देखो उनसे मिस्टेक क्या हुई है, उनसे मिस्टेक क्या ये हुई है कि जनाब बैंक में 192,000 आना चाहिए था, वहां डिस्काउंट की अमाउंट लिख दी और डिस्काउंट में 8,000 आना चाहिए था, वहां बैंक की अमाउंट लिख दी। इससे क्या हुआ, बैंक की अमाउंट अंडरकास्ट हो गई है और डिस्काउंट की अमाउंट ओवरकास्ट हो गई है। बताइए यहां तक फॉलो किया मेरे पॉइंट को? ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब हुआ क्या, स्टेटमेंट फिर से पढ़ लीजिए जनाब। हम जब अपने कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं, आपने ये जर्नल एंट्री पहले भी रिसीव की हुई है, कैश आए तो कैश डेबिट और कस्टमर मींस अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, चेक लिया है तो बैंक डेबिट और कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट में क्या है, वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा लॉस होता है, उसे डेबिट होना चाहिए और कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए और इन अमाउंट से होना चाहिए। लेकिन उनसे रॉन्गली क्या हुआ, बैंक के कॉलम में 1,92,000 लिखने की बजाय 8,000 लिख दिया और डिस्काउंट के कॉलम में 8,000 लिखने की बजाय 1,92,000 लिख दिया।
तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहा है, बैंक की अमाउंट अंडर कास्ट हो गई है और डिस्काउंट की अमाउंट ओवर कास्ट हो गई हुई है। कितने से हो गई है, डिफरेंस ले लीजिए 192 माइनस 8, डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 184,000। 184,000 से जनाब बैंक अंडरकास्ट है, क्या करेक्शन होनी चाहिए, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए, बताओ मेरे साथ, कोशिश करो। मैम बैंक को डेबिट कर देंगे 184 बैंक से। क्योंकि शाबाश, बैंक क्योंकि अंडर कास्ट है, वो कम डेबिट हुआ है, तो जो अगर कम डेबिट हो, डेबिट अंडर कास्ट हो, तो उसे और ज्यादा डेबिट करते हैं। बैंक 8,000 से ऑलरेडी डेबिट था, 184,000 से मैंने मजीद डेबिट किया तो 1,92,000 से ओवरऑल डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट को मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। डेबिट ओवरकास्ट हो जाए तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि मैंने डिस्काउंट को जितने से ज्यादा डेबिट कर दिया उतने से क्रेडिट कर दूंगी, तो अल्टीमेटली बैंक की अमाउंट 192,000 पे चली जाएगी और बेटा जी आपकी डिस्काउंट की अमाउंट 192,000 से कम होकर 8,000 पे आ जाएगी। बताइए क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब देखो उसके बाद आइए सस्पेंस अकाउंट हम कहाँ ओपन करते हैं, उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सस्पेंस अकाउंट का नाम सुना हुआ है, जहां सिंगल साइडेड एरर्स होते हैं। चलें कुछ पार्टिसिपेंट्स और हैं, मैम ये 4 वाली जरा दोबारा करवा दीजिएगा, मैं वो 4 समझ वाली, नहीं आई। ठीक है बेटे मैं दोबारा से करवा देती हूँ। अबू सर, उबैद का भी था, अच्छा चलें उबैद मैं अभी आप कर लेती हूँ क्वेश्चन। हाँ जी अबू सर बेटा। जी मैम, मैंने ये कहना था बस, ये जो आपने ये वाली 5 एंट्री करवाई है ना, ये एक बार पूरी शो करवा दें। लास्ट, ठीक है। कैप्चर करने का। ये जनाब ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, लास्ट वन। अबू सर यही चाहिए थी बेटे, अबू सर बेटे यही पूछा था। जी मैम उन्होंने यही कहा था कि 5 वाली कंप्लीट कर दें। जी जी मैम, ठीक है, ठीक है। ओके हो गया। चले अब हमें स्टूडेंट कह रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 दोबारा से रिपीट करवा दूं, एरर नंबर 4। जी वो समझ नहीं आई। चलो दोबारा से अभी बात कर लेते हैं। ये देखो इसमें क्या कहता है, हम एरर पे दोबारा फिक्स से फोकस करते हैं। 2 मिस्टेक्स हुई हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 में। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल में ट्रांजैक्शन नंबर 4 में 2 मिस्टेक्स हुई हैं। एक 1,80,000 के बैड डेट्स हैं, रिकॉर्ड नहीं किए, तो क्या करना चाहिए बेटे, हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो देखो मैंने बैड डेट्स 1,80,000 का रिकॉर्ड कर दिया और बैड डेट्स की एंट्री हमने क्या पढ़ी हुई है, बैड डेट का लॉस है, एक्सपेंस है, उसको डेबिट कीजिए और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कीजिए, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। एक तो ये मिस्टेक हुई। दूसरी मिस्टेक हुई, उसने कहा कि जनाब 96,000 की आपको रिकवरी आई है अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो जनाब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ क्लियर है ना कि बैड डेट्स हो चुके थे, ठीक है, तो बैड डेट्स हो चुके थे। अब रिकवरी जब होती है तो एक्चुअल में जो हम एंट्री पास करते हैं वो होती थी कैश डेबिट और बैड डेट्स के अकाउंट को रिकवर्ड अमाउंट के केस में क्रेडिट करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रेडिटेड टू रिसीवेबल, उन्होंने, जिसका मतलब है कि क्रेडिट साइड की मिस्टेक हुई है। बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय उसने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, जबकि रिसीवेबल को तो 96,000 की एंट्री में क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था। मैम इन्होंने वो एंट्री पास की ना रिसीवेबल की, इन्होंने कहा कि एक तरह से जैसे हम पहले प्रोविजन करते थे तो फिर हम रिसीवेबल करते थे हम, लेकिन ये रिटर्न ऑफ हो गए हैं तो इस वजह से ये हम बैड डेट को क्रेडिट करेंगे। यस, तो इसलिए बैड डेट्स को क्रेडिट होना चाहिए, उन्होंने रॉन्गली अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया। तो करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल रॉन्गली क्रेडिट था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल को 96,000 से मैंने डेबिट कर दिया ताकि उसका इफेक्ट निकल जाए, और जिसको एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था मैंने क्रेडिट कर दिया। अब इससे होगा क्या, रिसीवेबल का जब इसकी करेक्शन होगी तो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, रिसीवेबल के अकाउंट में ये करेक्शंस जाएंगी ना, तो होगा क्या, अकाउंट रिसीवेबल जब क्रेडिट हो रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्या बेटे, एक एसेट है,
तो एसेट जब क्रेडिट होता है उसका बैलेंस कम होता है, तो इस रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से होगा क्या, रिसीवेबल का बैलेंस 1,80,000 से कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल को जब डेबिट किया 96,000 से, इससे आपके रिसीवेबल का बैलेंस 96,000 से बढ़ जाएगा। जब हम इसे नेट ऑफ करेंगे, 1,80,000 में से 96,000 को माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट आपके रिसीवेबल पे क्या आएगा, आपके रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 84,000 से कम हो जाएगा। और 84,000 से जब रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, उसकी बेस पे हमने 5% प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, वो भी कम हो जाएगी। तो जब रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा तो प्रोविजन भी डिक्रीज होगी, और प्रोविजन को डिक्रीज करने की बेटे ये एंट्री होती है, प्रोविजन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, जब उसे डिक्रीज करना है तो प्रोविजन डेबिट और बैड डेट के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 4200 से। और ये अमाउंट कैसे आई है, 84,000 का 5% ही है। अब बताइए क्लियर है? चलो जी मैम। शाबाश। मैम मैंने पूछना ये था कि जो आपने सेकंड वाली में ना आपने एक ये भी किया था कि एक बार ना वो एंट्री पास की थी और उसके बाद आपने कहा था एट द टाइम ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्पोजल। मैम उन दोनों में सेम ही की है? उन दोनों में सिर्फ ये सेम है? हुआ सेम है, सेम नहीं है। एक में सेल्स को मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स को डेबिट किया होगा, एक्चुअल एंट्री में बैंक को डेबिट होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, जो 7 लाख मेरा ख्याल अमाउंट थी, 7 लाख से, हाँ, आपकी जो 7 लाख की अमाउंट थी आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है क्रेडिट अगर सेल्स को किया है, डेबिट भी तो किसी ना किसी को किया होगा, डेबिट की कोई मिस्टेक नहीं है। अगर डेबिट साइड की भी मिस्टेक होती तो वो बताता है। इसका मतलब फौरन मेरे माइंड में आया कि 7 लाख पैसे आए हैं, इन्होंने एंट्री क्या की होगी, बैंक को डेबिट किया होगा और सेल्स को क्रेडिट किया होगा। जी ठीक है। अब सेल्स जब नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट नहीं करते। इसलिए रेक्टिफाइंग एंड और बैंक को डेबिट होना चाहिए, वो बिल्कुल डेबिट ऑलरेडी हो चुका है। मैं दोबारा से रेक्टिफाइंग एंट्री में बैंक को डेबिट करने की बजाय जो रेक्टिफाइंग एंट्री की हुई है उसमें देखो सेल्स को डेबिट किया होगा 7 लाख से। जी ठीक है, वो इसी वजह से किया। जो ओरिजिनल एंट्री एक्चुअल एंट्री होती है उसमें बैंक को ही डेबिट होना चाहिए, वो हो चुका था। मैम जो जो हमने इंडिविजुअल पास किए हैं तो इसमें आपने जो डेप्रिसिएशन वाला किया है कि वो 5,10,000 का, होनी फिर क्या डिस चाहिए थी वो एंट्रीज मैंने आपको करवाई है। जी वो मैंने कहा फिर आपने डिस्पोजल ही हर बार क्यों क्रेडिट किया है? जब बैंक वाला भी किया है उसमें भी डिस्पोजल क्रेडिट किया है, जब अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन की है तब भी डिस्पोजल क्रेडिट किया है। अगर हम एक्चुअल में करते ये हैं कि बेटे ये चीज इंडिविजुअल एंट्री इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही थी, हमने जब डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाके पढ़ना है वहाँ ये दोनों मेथड पढ़ने हैं कि जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है हम सेल करते हैं, जी एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंट्रीज भी कर सकते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है, जब नॉन करंट एसेट को सेल किया जाता है डिस्पोजल का अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट हम ओपन करते हैं, जिसका मैंने सस्पेंस की बात की कि अगर जी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, डेबिट क्रेडिट साइड टैली नहीं होती, तो हम एक टेम्पररी आर्जी तौर पे एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट तब तक ओपन रहता है जब तक ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड्स इक्वल नहीं होती। जब हमें एरर्स मिल जाते हैं और वो हम तमाम एरर्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस जीरो हो जाता है। तो इसी तरह जब हम नॉन करंट एसेट को सेल करते हैं उस टाइम में सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और सेल के टाइम में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है डिस्पोजल। डिस्पोजल के अकाउंट में जो नॉन करंट एसेट सेल हो रहा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते चले जाते हैं। जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी वो भी डिस्पोजल के अकाउंट में, बेचा कितने में था, सेल प्राइस भी वहीं ट्रांसफर, उसकी अब तक डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वहां ट्रांसफर, और फिर डिस्पोजल अकाउंट का एंड रिजल्ट हमारे पास आता है, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और वो कैलकुलेट करके हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। जी मैम प्रॉफिट लॉस में तो आपने डिस्पोजल को डेबिट कर दिया, अब पहले आपने क्रेडिट किया था। प्रॉफिट को क्रेडिट, मैंने डिस्पोजल को क्रेडिट नहीं किया। नहीं स्टेटमेंट पढ़ो, वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट को क्रेडिट है हाँ, और जी, डिस्पोजल डेबिट है। क्योंकि जो जी मैं वही प्रॉफिट पूछ होता है, हाँ, जो प्रॉफिट होता है ना बेटा उसका बिहेवियर क्रेडिट होता है। जी डिस्पोजल एक टेम्पररी अकाउंट है, प्रॉफिट को ठीक जो हो होना गया। चाहिए वही करना है, जो मिस है वहां डिस्पोजल डाल दो। ठीक मैम जी थर्ड वाली में ना ये तो समझ आ गया कि हमने 9 लाख एडवांस में किया था, तो मैम ये एडवांस इनकम ये जो 2,25,000 है, फिर ये और टू इनकम ये 6,75,000, मैम इन दोनों की जरा एक्चुअल में ये जो लिखी है मैम इनको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। खैर मैं देखती हूँ वो स्लाइड कहाँ है ताकि आपके सामने।
ये तो मेरा ख्याल है 192,000 ये है। शायद हमारा कल का लेक्चर जो है वो सेव हो यहाँ पे। मैं सिर्फ अपना टाइम सेव करना चाह रही थी, नहीं तो फिर मैं दोबारा से लिख देती। नहीं है जगह। मैम स्लाइड तो है मेरे पास कल वाली। चले खैर मैं दोबारा से लिख देती हूँ बेटे। यहाँ पे देखो उसमें है क्या, वो ट्रांजैक्शन दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर बेटे कौन सी थी, 3rd। जी मैम। ठीक है, अब उसमें 1 अप्रैल को हमारे पास 2017 हमने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है और उनसे टोटल एडवांस रेंट रिसीव किया है 9 लाख का। ठीक है, अब ये जो रेंट रिसीव किया है इन एडवांस पूरे साल का है। इसका मतलब है ये कौन सा टाइम पीरियड कवर करेगा, 1 अप्रैल से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च 2018, ये 12 मंथ्स कवर अप करेगी ये। एम आई राइट? जी मैम। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017। बिजनेस ईयर 1 जनवरी से लेकर 2017 से लेकर 31 दिसंबर तक है। इसका मतलब है कि जनाब जो रेवेन्यू इस टाइम पीरियड में अर्न हो चुका है सिर्फ वो इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। बाकी अगर आपने 2017 में कोई पैसे रिसीव कर लिए जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहे थे वो एडवांस इनकम, तो वो एडवांस इनकम नेक्स्ट ईयर में जाके बुक होनी चाहिए। लेकिन करंट ईयर में वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने रिसीव कर ली हुई, उसके एंगेज में बेनिफिट देना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम को रिकॉर्ड किया जब पैसे आए, कैश अकाउंट को डेबिट किया और इनकम को, रेंट इनकम को क्रेडिट किया 9 लाख से। अब जनाब ईयर के एंड में हुआ क्या है, देखो जो 9 लाख की अमाउंट में ये टाइम पीरियड है 31 मार्च 2018 तक का, फ्रॉम 1 जनवरी 2018। इन 3 मंथ, ये 3 मंथ्स रिलेट करें 2018 से नेक्स्ट ईयर से। लेकिन इनकी पेमेंट जो मैंने रिसीव कर ली हुई वो 2017 में रिसीव कर ली हुई, लेकिन ये इनकम नेक्स्ट ईयर की बनती है तो 3 मंथ्स की अमाउंट को सेग्रीगेट कर दिया था। सो वो 3 मंथ्स की अमाउंट हमने कैसे फाइंड आउट की, 900,000 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3, ये बनती है 2,25,000। एक्चुअल में 9 लाख में से 2,25,000 की अमाउंट जो है वो 2018 से रिलेट करिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है माइनस 900,000, 6,75,000 की जो अमाउंट है वो बेटा जी इनकम बनी, वो 2017 से रिलेट करिए, वो 2017 की इनकम है और बाकी अमाउंट 2018 की है, लेकिन 2017 में रिसीव कर। तो अब मैंने करना क्या है, जो 2,25,000 की एडवांस इनकम है उसको मैंने बुक करना है। एडवांस इनकम जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, मैं 2017 की इनकम में से इसको निकालूंगी, इनकम को डेबिट करके। इनकम का नॉर्मल बिहेवियर होता है क्रेडिट, अगर उसको कम करना है उसमें से कोई अमाउंट माइनस करनी है तो वो डेबिट हो जाएगा और एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट हो जाएगा जितने का एडवांस रिसीव किया है। ठीक है, अब वो एडवांस रिसीव किया 2,25,000। अब जब मैं इनकम का अकाउंट बनाऊंगी तो ऑटोमेटिकली देखिएगा मेरे पास अमाउंट 6,75,000 की ही बचेगी। 9 लाख क्रेडिट किया इनकम के अकाउंट में, इनकम के अकाउंट को फिर 2,25,000 से डेबिट किया, तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास जो इनकम बच रही है 6,75,000 की है जो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ मैम, क्लियर है पॉइंट? जी मैम क्लियर है। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट की तरफ। यस मैम। चलें जनाब, अब नेक्स्ट में मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आपको सस्पेंस अकाउंट का भी बताऊं, फिर प्रॉफिट इफेक्ट्स हम उसके देखेंगे। आप लोग अपनी बुक में एक एग्जांपल है ग्रांट कंपनी के नाम से, पेज नंबर है 339, वहां आइए। आपकी बुक्स में पेज नंबर 339, एग्जांपल टाइटल इज ग्रांट कंपनी। देखो अब तक जो हमने फर्स्ट वन एग्जांपल में जितनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास की हैं
उन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेबिट भी मिल रहा था, क्रेडिट भी मिल रहा था। सिंगल साइडेड, वन साइडेड एरर्स नहीं थे, वहां सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं था। वहां जर्नल्स की और बुक्स की मिस्टेक्स थी, अगर लेजर की मिस्टेक थी तो दो लेजर इफेक्ट हो रहे थे, लेकिन और उनकी वजह से होता क्या, ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होता, वहां सस्पेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे एरर्स जो किसी एक अकाउंट से रिलेट कर रहे होते हैं, जब आप उसकी रेक्टिफिकेशन करोगे ऑटोमेटिकली आपको डेबिट मिलेगा या क्रेडिट मिलेगा, वहां सस्पेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। और जहां ऐसे एरर्स होंगे आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा, और ट्रायल बैलेंस जितनी अमाउंट से आउट होगा हम उतनी अमाउंट का सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। तो उसकी जनाब एग्जांपल उसने दी हुई आपके बुक्स में, पेज नंबर 339 पे। एग्जांपल टाइटल इज ग्रांट कंपनी। इसमें क्या कहता है, कहता है अकाउंटेंट ऑफ ग्रांट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट हैज फाउंड दैट total of the debit balance is 864,600 while the total of credit side of trial balance is 8,62,150। जब आपने डेबिट और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल किया तो जनाब क्रेडिट साइड कम थी, कितने से कम थी, माइनस करते हैं 864,600 माइनस 862,150, बेटा जी माइनस किया तो 2,450 से आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है। अब क्या करें, अभी फिलहाल तो जब ट्रायल बैलेंस का टोटल किया हमें मिस्टेक का अंदाजा नहीं था, हमें नहीं मालूम कि क्रेडिट साइड जो 2,450 से कम आ रही है क्यों आ रही है। जब हमें ये अंदाजा नहीं होता हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है उसके लिए फौरन से टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और वहां ये बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 339 की एग्जांपल को सॉल्व कर। ट्रायल बैलेंस की वो बात कर रहे हैं कि जनाब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का वो हमें टोटल बता रहे हैं। वो टोटल बता रहे हैं जनाब 86,600 और क्रेडिट साइड का बताया 862,150। अब जनाब क्रेडिट साइड शॉर्ट थी 2450 से, हम वहां पे ये अमाउंट लिख देंगे और इस तरह डेबिट क्रेडिट की ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड्स को इक्वल कर लेंगे। अब जो अमाउंट हमने शॉर्ट साइड पे ऐड की है इसको नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट, और साथ ही हमारा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस का बिहेवियर क्रेडिट हो गया, हमने क्रेडिट साइड पे 2450 ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट वन स्टेप हम ये करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटे, वन बाय वन एरर्स को पढ़ेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और जिस रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में जाता होगा उसे ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए अब वन बाय वन हम एरर्स को पढ़ते हैं। पहली मिस्टेक, total purchases in the period were recorded at 100 below their correct value, although the total value of trade payable was correctly recorded। टेबल का जिक्र हुआ, इसका मतलब है वो क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहा है। क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या पढ़ी हुई आपने, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है। परचेजेस को हम डेबिट करते हैं और अगर क्रेडिट खरीदा हुआ है तो हमारी लायबिलिटी एक रेज हो जाती है अकाउंट्स पेबल के नाम से, उसे हम क्रेडिट करते हैं, एंट्री होती है परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब मिस्टेक क्या हुई, सिर्फ परचेजेस की अमाउंट को 100 से कम रिकॉर्ड किया, पेबल की अमाउंट को बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, तो सिर्फ एक अकाउंट की मिस्टेक है। पेबल में कोई मिस्टेक नहीं है, क्रेडिट साइड पे कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड पे मिस्टेक है, परचेजेस से रेलेवेंट मिस्टेक। और वो मिस्टेक क्या है, परचेजेस को 100 से कम रिकॉर्ड किया। परचेजेस क्या होती हैं, डेबिट, डेबिट कम किया। सो रेक्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई, परचेजेस को आपने कम रिकॉर्ड किया, जितने से कम रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड कर दो।
डेबिट करें या क्रेडिट करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि मिस्टेक किससे रेलिवेंट वो आपको बता रहा है। मिस्टेक परचेजेस एक्सपेंस से रेलिवेंट बता रहा है, और परचेजेस डेबिट होती है, इसका मतलब डेबिट कम किया तो और डेबिट कर दें। परचेजेस अकाउंट जितने से कम डेबिट होंगे मैं उतने से और डेबिट कर देना है। क्रेडिट किसको करूं? परचेजेस के केस में अगर कैश परचेजेस होती हैं तो कैश को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट परचेजेस होती हैं तो अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया जाता है। ये क्रेडिट परचेजेस थी, ट्रेड पेबल का वर्ड उसने यूज किया हुआ, लेकिन वो कहता है ट्रेड पेबल क्रेडिट साइड पे कोई गलती नहीं है, फिर मैं क्रेडिट किसको करूं? तो ये एक अकाउंट की मिस्टेक थी, तो अब मिसिंग है मेरे पास क्रेडिट साइड, वहां मैंने लिख देना है सस्पेंस। और साथ ही इसे सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट भी कर देना है। इस रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 100 से, तो उसके अकाउंट को भी मैंने 100 से क्रेडिट कर देना है और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिख देना है परचेजेस। लीजिए एक एरर हमने रेक्टिफाई कर लिया। आफ्टर देन सेकंड में क्या मिस्टेक हुई? टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात हो रही है, डेबिट होते हैं, इसमें क्या मिस्टेक हुई? रिकॉर्डेड एट 1000 अबव देयर करेक्ट अमाउंट, एक्सपेंसेस को 1000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड किया या क्रेडिट? भाई बात एक्सपेंस की हो रही है, एक्सपेंस हमेशा जब रिकॉर्ड होते हैं डेबिट होते हैं, तो आपने एक्सपेंसेस को 1000 से ज्यादा डेबिट कर दिया। अब जितनी अमाउंट से आपने ज्यादा डेबिट कर दिया है उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दो, तो एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं। अब क्या एक्सपेंस के ऑपोजिट जो इफेक्ट दूसरा इफेक्ट होता है वहां तो मिस्टेक नहीं हुई, तो उसके बारे में कहता है ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ द अमाउंट्स पेएबल वाज करेक्टली रिकॉर्डेड, लेकिन जो दूसरा इफेक्ट देना था वो क्रेडिट इफेक्ट जो देना था वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, सिर्फ एक्सपेंस के अकाउंट में मिस्टेक हुई है। एक अकाउंट से रेलेवेंट मिस्टेक है, सिंगल साइडेड एरर है। तो अब हमने एक्सपेंसेस को क्या किया? ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब अगर कोई अमाउंट ज्यादा डेबिट हो जाए उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने क्या करना है? टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करें? एक अकाउंट से रेलेवेंट मिस्टेक थी, डेबिट मिस है, वहां हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। कितने से? अमाउंट वो आपको बता रहा है कि 1000 से मिस्टेक हुई थी, जितनी अमाउंट की मिस्टेक हुई थी उतनी अमाउंट से रेक्टिफाई कर दिया। अब साथ ही इसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सस्पेंस रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो रहा है 1000 से, तो अकाउंट भी डेबिट होगा 1000 से, और पर्टिकुलर में अपोजिट अकाउंट टाइटल टेलीफोन एक्सपेंस। लीजिए ये हमने लिख दिया। 2 एरर्स रेक्टिफाई हुए। अब थर्ड एरर की तरफ चलते हैं। परचेज रिटर्न्स ऑफ 550, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, उसे तो हम डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न्स को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। परचेज रिटर्न्स जो कि क्रेडिट होनी चाहिए थी 550 से, वर रिकॉर्डेड एज डेबिट in the sales returns account, but the correct entry had been made in the trade payables control account. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे इसको समझाऊंगी कि जनाब एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या हुई, अब उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। एक्चुअल में परचेज रिटर्न की एंट्री थी, और परचेज रिटर्न को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट्स पेबल को डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। हमने क्या किया? मिस्टेकनली हमने जनाब क्या किया? सेल्स रिटर्न्स में उसे रिकॉर्ड कर दिया और वो भी डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न को
डेबिट कर दिया, however but the correct entry had been made in the payable control account. कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती नहीं, इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट, पेबल के कंट्रोल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ही किया, क्रेडिट कुछ नहीं किया। परचेज रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट इफेक्ट नहीं किया। पोस्टिंग करते वक्त गलती होगी ना, पोस्टिंग करते हुए सेल्स रिटर्न के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, जब ये अमाउंट ट्रांसफर किया अकाउंट्स पेबल के अकाउंट को तो डेबिट करना ही था, वो डेबिट किया और अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी 550। अब मैं देखो इसको करेक्ट कैसे करूं। अकाउंट्स पेबल की तो कोई मिस्टेक नहीं है, 550 से डेबिट होना चाहिए, कर दिया। आपने जब भी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जो अकाउंट रॉन्गली इन्वॉल्व हो गया, चाहे डेबिट या क्रेडिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में जिस तरह यहाँ पे सेल्स रिटर्न की ये ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, ये रॉन्ग अकाउंट है, एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन थी परचेज रिटर्न की, तो जो रॉन्ग अकाउंट इन्वॉल्व हो गया पहले तो उसको निकालो, उसका इफेक्ट कैंसिल करो। सेल्स रिटर्न की तो भाई ये एंट्री ही नहीं थी और सेल्स रिटर्न्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, पहले तो उसको रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट करके उसका इफेक्ट निकालो। मैं क्या करूंगी, टू सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स को मैं क्रेडिट करूंगी 550 से, वो रॉन्गली डेबिट हो गया था तो इससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये परचेज रिटर्न की एंट्री थी, परचेज रिटर्न के अकाउंट में आपने ट्रांसफर नहीं किया, परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड नहीं किया, मैं रिकॉर्ड करूंगी। भाई परचेज रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट करके रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट नहीं किया, कर दीजिए टू परचेज रिटर्न। फिर से देखिए, मैं यहाँ रिपीट करती हूँ अपनी बात को, परचेज रिटर्न की एंट्री थी और परचेज रिटर्न की एंट्री होनी क्या चाहिए, वो एक्चुअल एंट्री मैंने सबसे पहले पास की, अपने माइंड में रिकॉल किया कि जनाब परचेज रिटर्न की एंट्री पास होती है, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अकाउंट्स पेबल को जो होना चाहिए था डेबिट 550 से डेबिट किया, उसकी कोई गलती नहीं। आपने परचेज रिटर्न के अकाउंट में 550 की अमाउंट को ट्रांसफर करने की बजाय सेल्स रिटर्न्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और सेल्स रिटर्न्स क्या होती हैं, सेल्स इटसेल्फ क्रेडिट होती हैं, लेकिन उसकी जो रिटर्न्स हैं वो डेबिट होती हैं। तो आपने सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दिया, भाई ये रॉन्ग अकाउंट है, एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन इससे रेलेवेंट थी ही नहीं, तो रॉन्ग अकाउंट निकालो, सबसे पहले उसकी करेक्शन करो। तो सेल्स रिटर्न्स रॉन्गली डेबिट है, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और जिसको एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था वो भी क्रेडिट कर दिया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में दो क्रेडिट मिल गए, डेबिट नहीं है, सस्पेंस को डाल दीजिए। कितने से, 550 का डबल कर दीजिए 1100 से। अब जनाब सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका 1100 से डेबिट हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में, साथ ही उसके अकाउंट को भी 1100 से डेबिट कर दीजिए विद ऑपोजिट अकाउंट आइटम। परचेज रिटर्न्स 550, सेल्स रिटर्न्स 550, तो सस्पेंस का अकाउंट 1100 से डेबिट ऑपोजिट अकाउंट टाइटल्स के साथ। जी बेटा, एरर नंबर 3 के बाद अब हम चलते हैं एरर नंबर 4 की तरफ। एरर नंबर 4 क्या है, इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 2000 थी had been recorded as debit entry in the repairs and maintenance account. इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट था, 2000 उसकी कॉस्ट थी, उसको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, रॉन्गली एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। एक्सपेंस की तो ये एंट्री ही नहीं थी, तो एक्सपेंस को निकाल दीजिए। एक्सपेंस को गलती से आपने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, और जिसको डेबिट होना चाहिए इक्विपमेंट के एसेट अकाउंट को, उसे हम डेबिट कर देंगे। तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनती है फोर्थ में, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट किया कितने से, 2000 से, इसको डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने रिपेयर के एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर का एक्सपेंस रॉन्गली डेबिट था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उसको मैं रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट कर।
जी जनाब, इसमें सस्पेंस इन्वॉल्व नहीं है। एरर कौन सा है? नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया, एलिमेंट भी रॉन्ग, अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग, प्रिंसिपल एरर। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रेंट एक्सपेंस है आप। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, मैंने आपसे बात की थी कि नॉन करंट एसेट की मिस्टेक होगी तो डेप्रिसिएशन को भी करेक्ट करना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं उसने नहीं बताया कि जनाब इक्विपमेंट को हम कितने % डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन का उसने रेट वगैरह कुछ नहीं दिया होगा तो हम डेप्रिसिएशन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं दिया हुआ होता तो मैं कैसे करेक्ट करती? इक्विपमेंट 2000 का इक्विपमेंट के अकाउंट में डेबिट नहीं हो सका, इसका मतलब है वो एसेट के अकाउंट में 2000 की अमाउंट नहीं गई, देन डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होगा। तो जब हम उसे नॉन करंट एसेट बुक करेंगे तो फिर डेप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन वो डेप्रिसिएशन का रेट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन के पॉइंट को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, रेंट एक्सपेंस था 5490 का, वर एंटर्ड इनकरेक्टली एज 5940, ट्रांसपोजिशन एरर, ओरिजिनल एंट्री एरर। एक्सपेंस 54 का था 59, मतलब आपने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। कितने से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया जनाब? डिफरेंस दिया, वो आपके पास आता है 450, बट द एंट्री करेक्टली इन द बैंक लेजर अकाउंट। एक्सपेंस के अकाउंट की सिर्फ मिस्टेक है, एक्सपेंस को आपने 450 से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, तो एक्सपेंस को कम कर दीजिए। एक्सपेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट नहीं मिल रहा, वहां सस्पेंस अकाउंट। 452 एक्सपेंस का बिहेवियर क्या था? एक्सपेंस का नाम क्या था? रेंटल एक्सपेंस। तो जनाब यहाँ पे सस्पेंस डेबिट हो रहा है 450 से, मैं साथ ही उसके अकाउंट को भी डेबिट कर दूं। यहाँ पे 450 से रेंट एक्सपेंस। एरर नंबर 6, बैंक चार्जेस 200 have been omitted entirely from the ledgers। बैंक चार्जेस को टोटली ओमिट कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बेटे बैंक चार्जेस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक चार्जेस कैसे रिकॉर्ड किया जाए? उसे एक्सपेंस है, उसे हम डेबिट करेंगे। बैंक चार्जेस का एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करें? बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट में से बैंक हमारे चार्जेस को डिडक्ट करता है, जिससे बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाता है। बैंक बैलेंस के कम होने का मतलब है कि हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट है 200। तो बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जर्नलाइज नहीं किया गया था, हमने जर्नलाइज कर दिया। बैंक चार्जेस एक्सपेंस आपका डेबिट, और इस एक्सपेंस की पेमेंट कैश में नहीं की जाती, बल्कि बैंकर क्या करता है? हमारे अकाउंट में से डिडक्शन कर लेता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो उसने टोटली ओमिट कर दिया था, तो इसकी टोटल जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हमने कर दी। इसका इफेक्ट भी सस्पेंस अकाउंट में नहीं आ रहा। आफ्टर रेक्टिफिकेशन हम क्या करते हैं कि जनाब अपने सस्पेंस अकाउंट की तरफ चलेंगे और उसे क्लोज करेंगे। ये देखो क्रेडिट साइड पे 2550, और डेबिट साइड पे 1000, 1100 प्लस 450 किया, 2550 टोटल डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि जनाब ग्रांट कंपनी के जितने भी एरर्स थे वो जिनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे हो रहा था, वो तमाम एरर्स रेक्टिफाई हो गए। नाउ देयर इज नो मोर मिस्टेक। तो बेटा इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट किस तरह इन्वॉल्व होता है, तो किस तरह हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, उसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में लेकर जाकर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? इस चैप्टर में बेटे एक सिंपल सा पॉइंट और डिस्कस करने वाला रह गया कि जनाब जब प्रॉब्लम्स होते हैं, एरर्स होते हैं,
तो एरर्स का इफेक्ट देखो आपके ट्रायल बैलेंस पे भी होता है, लेजर्स भी इफेक्ट होते हैं। देन डेफिनेटली अगर ट्रायल बैलेंस आउट होगा या नहीं भी आउट होगा, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की अमाउंट रॉन्ग होंगी, लेजर्स में मिस्टेक्स होंगी, देन अल्टीमेटली प्रॉफिट्स में भी प्रॉब्लम आएगा। आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो भी रॉन्ग होगी। तो कल के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर प्रॉफिट रॉन्ग हो तो उनको रेक्टिफाई कैसे करना है। अब उजर आसिफ बेटे दोबारा से नोटिफिकेशन दो। हाँ जी अबू सर। अबू सर आपसे जी मैम ये पूछना था कि जी मैम आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। मैम अबू सर आई एम अनएबल टू लिसन यू, दोबारा से पूछिए। जी मैम आवाज कट जाती है। हेलो। हाँ जी अब बोले। अबू सर चलो बेटे आप उससे इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा, ठीक है? आपका फिर से मुझे लगता है माइक का कोई इशू है या उसको कनेक्ट करने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।